नमस्कार, मैं नीरज बुंगड़ा आपका स्वागत करता हूँ वाईफाई स्टडी CSR नेट यूट्यूब चैनल पे। जैसा आपको पता है हमने 45 डेज क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, तो उसमें हम क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए। आज फिर हम आगे आ रहे हैं क्वेश्चन लेके। 20 तक क्वेश्चन मैंने करवा दी थी। आगे मैं क्वेश्चन का नंबरिंग साथ के साथ करता रहूँगा ताकि आपको पता लग जाएगा हमने कितने क्वेश्चन हम पहुँच गए हैं। तो ये है आपका सुपर क्वेश्चन सीरीज, ठीक है, 1000 सुपर क्वेश्चन सीरीज। तो मैं आपको 1000 क्वेश्चन करवाऊंगा। दिस साइड नीरज बुंगड़ा अगेन। I am introduce myself and this is one is our YouTube channel Wi-Fi Study CSR Net YouTube channel। भाई आप लोग इसको शेयर नहीं करो, प्लीज़ शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको जान पाए, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं भाई अपनी सीरीज की। सबसे पहले आपको जैसे पता हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, तो ये 1000 क्वेश्चन सीरीज है, तो एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है भाई अपना 21, क्वेश्चन नंबर अपना 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 21। A particle of energy E is incident on a rectangle potential barrier of height V naught and width B। तो उसमें क्या होगा भाई, आपका एक पार्टिकल ऑफ एनर्जी E है, ये एनर्जी का पार्टिकल इंसिडेंट कर रहा है किसी पोटेंशियल बैरियर से जिसकी हाइट V naught है, मतलब कुछ लाइक दिस वन। ये आपका पोटेंशियल है, ठीक है, ये आपका पोटेंशियल है, ठीक है। ये जिसकी हाइट आपकी V naught है और ये आपका 0 से B होगा, मतलब ये B होगी। कहने का मतलब ये माइनस B/2 से B/2 होगा, ऐसा ही होगा कुछ ना कुछ। सिमेट्रिक बोलना नहीं तो हम 0 से B ले लेंगे, ठीक है। तो उसने कहा भाई रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन R होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट विच इज फॉर E लेस देन 0। रिफ्लेक्शन कब होगा, जब एनर्जी आपकी लेस देन होगी 0 से। तो ये आपका यूनिटी हो जाए, मतलब रिफ्लेक्शन आपका 1 हो जाए, मतलब एक भी ट्रांसमिशन नहीं होगी। जब आपका 0 से B मतलब B इनफाइनाइट पे पहुंच जाए, B आपका क्या हो जाए, इनफाइनाइट पे पहुंच जाए, ये आपका ऐसे बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट तक चला जाए। पहली बात ये। दूसरी बात भाई R आपका 0 होगा, मतलब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आपका 0 हो जाएगा। कब कब जब एनर्जी आपकी ग्रेटर देन 0 होगी। कब, स्पेसिफिक वैल्यू पे, इक्वल हर वैल्यू पे नहीं है, स्पेसिफिक वैल्यू की बात की है बेसिक। तीसरे में बात की T ऑलवेज 0, भाई ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑलवेज 0 रहेगा, एनर्जी कम होगी। और फोर्थ है भाई T इज इक्वल टू 0 फॉर सम वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू 0। ये आपके 4 ऑप्शन दे रहे हैं। लोग थोड़ा साफ कर देता हूँ, कोई आपको ऐसा क्या थोड़ा गंदा सा दिख रहा था, ये लीजिए, ठीक है। तो फटाफट फटाफट मुझे बता दीजिए, फटाफट मुझे बता दीजिए। आई होप समझ में तो आ ही गया होगा। इससे पहले 3 क्लास और हो चुकी है, आप लोग वे भी देख सकते हो, ठीक है। हो गया भाई, चलो देखिए। अगर आपको आता है तो वेरी गुड। अगर किसी को भी मान लो किसी को कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, अगर मैं कमेंट सभी के देखता हूँ, ठीक है। और जो रिलेवेंट कमेंट होते हैं मैं रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ये आपकी कोई हाइट V नोट है, ये हाइट कोई V नोट है, 0 से B आपका ये है। तो इसने कहा अगर एनर्जी ज्यादा है, अगर एनर्जी ज्यादा है तो ये आपका ऑसिलेटरी बनेगा। एनर्जी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा के केस में मैंने आपको बताया था कुछ आपका जो ये ऐसे कंडीशन, ऐसे आपका ये हम मान लेते ट्रांसमिशन कोफिशिएंट यूनिटी हो जाएगा। कुछ आपका ऐसे जाए एसिम्प्टोटिकली, एसिम्प्टोटिकली आपका जब एनर्जी बहुत ज्यादा होगी पोटेंशियल से, बहुत ज्यादा होगी पोटेंशियल से, तो एसिम्प्टोटिकली आपका बढ़ता चलेगा, मतलब ये आपका पोटेंशियल है, ये आपकी एनर्जी है। एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। सॉरी, ये एनर्जी है, ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, उल्टा लिख दिया। एनर्जी आपकी बढ़ रही है, ठीक है। तो एक फाइनल स्टेज आएगी, फाइनल स्टेज आएगी जब आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। लेकिन ये आपका लीनियरली नहीं बढ़ेगा, ये एसिम्प्टोटिकली बढ़ेगा। इसको रामसर टाउनसेंड कंडीशन भी कहते हैं, रामसर टाउनसेंड कंडीशन भी बोलते हैं। भाई जब आपको एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो एक कंडीशन आएगी जहाँ T आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी, एक कंडीशन आएगी जहाँ T की वैल्यू 1 हो जाएगी और R की वैल्यू 0 हो जाएगी, R की वैल्यू 0 हो जाएगी। हर जगह नहीं होगी, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू पे ही होगी, हर जगह नहीं होगी,
कुछ स्पेसिफिक वैल्यू पे होगी, इसलिए एसिम्प्टोटिकली बिहेवियर पड़ता होगा ना, ऐसे 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 ऐसे। एक तो क्या लीनियर सीधा ऐसे चला गया, एक एसिम्प्टोटिकली आपका जा रहा है। बीएससी में आपने एसिम्प्टोटिक बिहेवियर के बारे में खूब पढ़ा है, तो उस बिहेवियर के बारे में बात किया है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक बात तो हुई। दूसरी बात और कर लेते, अगर मैं जीरो से बी को मैं इनफाइनाइट कर दूँ, बहुत ज़्यादा दूर कर दूँ, बहुत ज़्यादा दूर कर दूँ, और एनर्जी आपकी आपकी बार हाइयर ना होके क्या कर दूँ, लोअर है, एनर्जी आपकी बार हाइयर ना होके क्या कर दूँ, लोअर है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसमिशन बंद हो जाएगा। यानी आपको ट्रांसमिशन आपका ये इनफाइनाइट तक है, तो आप ट्रांसमिशन आप देख नहीं पाओगे। टनल करके जाएगा, दैट इज नो इशू, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, ट्रांसमिशन देख रहे हैं ना। ऐसे ही आपका जाके क्या जीरो हो जाए, ट्रांसमिशन कब होता है, जब इससे पास थ्रू होके चला जाए, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट उसमें क्या हो जाए, आपका जीरो हो जाए, और इसलिए आपका रिफ्लेक्शन आपका 100% हो जाए, इसी रिफ्लेक्शन आपका 100% हो जाए। ऑप्शन ए और बी दोनों इसके ठीक है, ऑप्शन ए और बी आपके दोनों ठीक है। ठीक है, अगर आपको सेकंड ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन नहीं समझ में आया तो आप सेकंड लगा के आओगे तो फिर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बट आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। वो कंडीशन आउटस्टैंडिंग कंडीशन होती है, और एसिम्प्टोटिकली आपका बढ़ता है, लीनियरली नहीं बढ़ता, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे एवरी वैल्यू नहीं होते। भाई टी ऑलवेज जीरो कभी भी नहीं होता, आपका ऑलवेज जीरो कभी भी नहीं होता। अगर आपकी एनर्जी चाहे कितनी कम हो तो टनलिंग आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और टी फॉर सम वैल्यू ऑफ जीरो आपका कब, अगर नॉर्मल की बात कर रहे हो तो नहीं होता, ठीक है। अगर आप ये सर्टेन कंडीशन अपना अपना लगा दोगे, या भी आपका इनफाइनाइट होगा, वो सर्टेन कंडीशन इम्पोज की गई है, सर्टेन कंडीशन आपकी क्या गई, इम्पोज की गई, तब आपका वैल्यू में चेंज हुआ। अदरवाइज ये कंडीशन भी एज यूजुअल कभी भी नहीं होती, अदरवाइज ये कंडीशन भी एज यूजुअल कभी भी नहीं होती। क्वेश्चन समझ में आया भाई? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, गेट का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं भाई, आगे देखिए। तो भाई आपका एग्जाम नज़दीक आ चुका है, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हमने 45 डेज ये सीरीज निकाली है। तो आपके पास एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है, दैट इज अनअकैडमी, ठीक है। एक और बहुत अच्छा ऑप्शन दैट इज अनअकैडमी। आप ऐसा कीजिए, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पे जाओगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ये वाला उसका नोटेशन नाम लिख देना यार, अलग से दिखाई दे रहा है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। इंस्टॉल कीजिए उसको, फिर पूछेगा सिलेक्ट योर गोल। सिलेक्ट योर गोल में इसके साथ कंफ्यूज मत होना, आपको लिखना CSIR UGC नेट, उस पर सिलेक्ट कर देना CSIR UGC नेट पे, ठीक है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, आपको ये सिलेक्ट करना है। तो अनअकैडमी पे आपके पास दो ऑप्शन आपको अवेलेबल होंगे, अनअकैडमी पे दो ऑप्शन आपको अवेलेबल होंगे। तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है या स्पेशल क्लास लेनी है, ठीक है। तो अनअकैडमी से अगर आपको लिमिटेड टाइम में से पे अपना कोर्स करना है और भाई एग्जाम को क्वालिफाई करना है, ठीक है, लिमिटेड टाइम में अपना कोर्स करना है, तो आपको अनअकैडमी से प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। वो 1 मंथ के लिए अवेलेबल है, 3 मंथ के लिए अवेलेबल है, 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए और 24 मंथ के लिए। आई सजेस्ट एटलीस्ट 12 मंथ का लीजिए। क्यों लीजिए भाई, ये सस्ता पड़ेगा, 963 पर मंथ पड़ेगा, 11,550 का पड़ेगा। अगर आप MSc में जस्ट अभी गए हो तो 24 मंथ का ले सकते हो, 700 पर मंथ के हिसाब से 16,800 रुपये का पड़ेगा। इस पे भी आपको ऑफ दिला देते, ये वाला कोड यूज कर लेना, NRJ10 कोड यूज करोगे। जब आप NRJ10 कोड यूज करोगे, यहाँ पर उठा के NRJ10 लिख दोगे तो इंस्टेंट आपका 10% ऑफ हो जाए, मतलब ये 11,000 वाला आपका 11,550 का नियरली 10,000 का बच जाएगा, और ये 16,800 का नियरली 15,000 का बच जाएगा, ठीक है। तो भाई ये देख लेना, 11,550 था, कट के 10,395 बच गया, मतलब हम राउंड ऑफ करें तो 10,000 रुपये हो गए ना भाई, एक ईयर के लिए, मतलब 12 मंथ के लिए, और 15,000 रुपये आपके 24 मंथ के लिए, जिसमें आप CSIR के लिए प्रिपेयर करोगे, गेट के लिए, TIFR के लिए, जेस्ट के लिए, और जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, CU सेट वगैरह हो गए, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का एग्ज़ाम हो गया, JNU हो गया, DU का एग्ज़ाम हो गया, सभी एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। कोड अपना यही रहेगा, ये इंस्टेंट 10% ऑफ के लिए, ठीक है। भाई आप मार्केट में का रेट देखोगे, 30,000 रुपये लेंगे आपसे 5 महीनों के लिए। फैकल्टी के नाम पे उन पे एक बंदा होगा, 2 बंदे होंगे, बस यही होगा। कोई 20,000 ले रहा है, कोई 25,000 ले रहा है, कुछ ऐसा है। यहाँ पर अनअकैडमी पर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, यहाँ पर नंबर ऑफ एजुकेटर, आपको सबकी वीडियो मिलेगी। इस कोड का 1% भी है मतलब नहीं, अभी आपको सिर्फ मेरी वीडियो मिलेगी। ऑल एजुकेटर जितने भी एजुकेटर सबका आपको एक्सेस मिलेगा, ठीक है।
पेमेंट की बात करें तो भाई ऐसा भी नहीं है, भाई आपको पेमेंट के में बहुत सारे वेरिएशन है। डेबिट क्रेडिट से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो, वॉलेट से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। अगर भाई पैसे इकट्ठा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई आपको एक बार में ही देना है, तो आप ईएमआई भी कर सकते हो। नो कॉस्ट ईएमआई है, डेबिट और क्रेडिट से दोनों, मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। फायदे क्या रहेंगे, मल्टीपल कोर्स इन सिंगल सब्सक्रिप्शन, पूरा सीएसआईआर का पैकेज मिलेगा जिसमें आपका केमिकल, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिक्स के साथ साथ होगा। मतलब इसका क्या हुआ, अनलिमिटेड एक्सेस। अभी यहाँ पर आपको कोई लिमिट नहीं है। अभी आपने मेरा कोड यूज किया तो आपको मेरी वीडियो मिल गई, ऐसा नहीं है। जितने भी एजुकेटर है, ऑल एजुकेटर और वन ऑफ बेस्ट एजुकेटर भी, आपको पता है सभी फील्ड के सभी बंदे यहीं पर है। वन ऑफ बेस्ट एजुकेटर आपकी क्लास लेंगे, डाउट सेशन होंगे भाई, आपके डाउट सेशन होंगे, पीडीएफ क्लास मिलेगी सभी को, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है भाई, आराम से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे, क्विज होगी और होमवर्क दिया जाएगा। कल क्विज है भाई, मेरा मेरा जो मैंने अपने कोर्स किया है उस पर क्विज है। तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो ये कोड यूज कर लेना NRJ10, आपको 10% ऑफ दिलाने के लिए, ठीक है। मेरा एक कोर्स हो गया, अभी प्लस पे दूसरा कोर्स स्टार्ट होने वाला है, वो आप कोर्स देख सकते हो। उस कोर्स में भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आई एम हियर टू हेल्प यू, बट आपको NRJ10 कोड यूज करके कोर्स लेना पड़ेगा वो कोर्स देखने के लिए, ठीक है। तो आप प्लस पे जाओ, कोर्स देखो, अपना टाइम सिलेबस कीजिए और अपना एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। भाई जैसे मान लो किसी बच्चे के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, फिर वो क्या करे, वो भाई अनअकैडमी पे जाए, मेरा नाम सर्च कर ले, यहाँ फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप फॉलो करें मुझे। फॉलो का फायदा क्या रहेगा, मेरी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कल 6 PM पे क्लास है, कल 6 PM पे क्लास है। ओपन में पॉजिटिव फीडबैक ओपन कर रहे हैं, मतलब पूरा ओपन हमने पढ़ा दिया है। सीओल में जाए सभी क्लास देख रहे, ओपन कंप्लीट हो चुका है, आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया है, क्वांटम का बहुत सारा काम करवा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए है, थर्मोडाइनमिक्स करवाई है, क्लासिकल के क्वेश्चन करवाए हैं, मैथमेटिकल की शॉर्ट ट्रिक बताई है, कॉम्प्लेक्स करवाया है। इतना सारा मैंने यहाँ करवा रखा है। 80 क्लास है, आप समझ जाओ 80 क्लास में कितना काम हो गया होगा। तो आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप जाए अनअकैडमी पे, बस आपको अनअकैडमी पे जाना पड़ेगा। इसके लिए अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा और सर्च कहाँ करना है, ये यहाँ पर सर्च कर लीजिए, बस मेरा नाम सर्च करो, मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, आप उसको फॉलो करना, आपको मिल जाएगा। तो ये आपको मैंने एग्जाम क्वालिफाई करने का एक वे बता दिया। अब आप पे डिपेंड करता है भाई आप क्या सोचोगे, भाई एग्जाम क्वालिफाई करके 31,000 रुपये पर मंथ लेना है या फिर स्ट्रगल करते रहना है। स्ट्रगल करते रहना, बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनका 2-2, 3-3 साल भी नहीं क्वालिफाई होता। प्रॉपर स्ट्रैटेजी से चलेंगे, प्रॉपर स्ट्रैटेजी से आपका एग्जाम क्वालिफाई करवाएंगे तो आराम से एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बड़ा इशू थोड़ी एग्जाम क्वालिफाई करना, बिल्कुल भी बड़ा इशू नहीं, बट बशर्ते, और इसमें और भी मिलता है आपको, HRA भी मिलता है। अगर आप दिल्ली जैसी जगह से करोगे तो 24% HRA मिलेगा। 31,000 का 24% मिल देख लेना, 7400 के आसपास ही बनेगा एग्जैक्टली। तो ये बन जाएगा आपका 7200-7300 कुछ ऐसा ही, आपको पैसा बहुत मिलेगा। तो भाई ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आगे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, t=0 की बात कर रहे हैं हम, किसी टाइम t=0 पे 1D harmonic oscillator of frequency omega in the static is given this one, ठीक है। psi of x naught is equal to 1/2 u naught of x प्लस में 1/3 iota √3/2 u1x, ठीक है। where u naught and u2 are the ground state and first excited state of two normalized eigen function, ठीक है। and we have to check psi is normalized or eigen psi is normalized or not normalized, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है अभी आपका, प्रोबेबिलिटी, ये P स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ U1 इज 3/4 क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ U0 इज 1/4 क्या होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू टोटल, मतलब इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी सिस्टम की एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2h क्रॉस होगी, फिर कह रहा है नहीं भाई 5h क्रॉस होगी। ये आपको 4 ऑप्शन दिया भाई, फटाफट निकाल दीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट निकाल के बता दीजिए। U1 आपका U0 ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है। आप सबसे पहले चेक करो क्या आपका ये नॉर्मलाइज है। नॉर्मलाइज चेक करने के लिए मैंने बताया था, जब सुपरपोजिशन उपयोग होती है तो जो आपके कोऑर्डिनेट होते हैं उनका स्केयर करके ऐड कर दीजिए। मोड में स्केयर होता है तो ये 1/2 का स्केयर प्लस में आयोटा √3/2 का स्केयर। मोड में होगा भी, मतलब 1/2 इज 1/4,
आयोटा का -1 हो जाए, मोड में आपका वो 1 हो गया, ये आ गया 3/4, तो ये 4/4, तो सम किसके इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए, 1 के इक्वल आ गया, तो मतलब ये नॉर्मलाइज है, साई आपका नॉर्मलाइज है। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, आप फ्री हो कुछ भी निकालने के लिए। तो ये आपका फंक्शन है भाई, फटाफट अब बता दीजिए। देखो नॉर्मलाइज मैंने बता दिया, ये आपका नॉर्मलाइज है, साई आपका क्या है, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, साई आपका क्या है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। कर दोगे? अब भाई प्रोबेबिलिटी निकालने का हाफ क्वेश्चन तो यही कर दिया, प्रोबेबिलिटी u1 की प्रोबेबिलिटी बात की है, u1 की प्रोबेबिलिटी इसका स्केयर कर दीजिए मोड में, आयोटा √3/2 का स्केयर, मतलब 3/4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर से यू नोट का स्केयर कर दीजिए, 1/2 का स्केयर मतलब 1/4, मतलब ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट। ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप एमसी क्या हुआ, एक ऑप्शन भी सिलेक्ट करते हो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। या तो उसको ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा, मान लो यहाँ पर एक P1 दे दिया तो यहाँ पर 1/2 कर देगा, या ये ऐसा दे दिया तो ये ऐसा कर देगा, एक ऑप्शन देगा। अगर दोनों करेक्ट कर देगा आपको दोनों चूज करना। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनर्जी भी देख लेते अभी। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनर्जी किसके इक्वल होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनर्जी किसके इक्वल होती है, दैट इज पी नोट ई नोट प्लस में P1 E1 प्लस में P2 E2 प्लस में P3 E3। मतलब आपका जहाँ तक वेव फंक्शन वहाँ तक चलता जाएगा। इसको समेशन कीजिए, आयोटा इज इक्वल टू 1 से n पे जाइए, दिस वन इज पी आई एंड दिस वन इज ई आई, आप ऐसे कर सकते हो। अब आपके पास फंक्शन में जो सिस्टम है आपका, वेव फंक्शन जो भी आपको दे रखा है, बस आपको वो लेना है। यहाँ पर जैसे नोट एंड 1 बार रहेगा, मतलब ये दो ही ले रखे, ठीक है, तो इन दो को लेंगे। अगर ये दो लिए होते तो इन दो को लेते, अगर वे दो लिए होते तो उन दो को लेते, बस जो आपको गिवन है सिर्फ वो ही लेना है। तो इस केस में, अब वो केस में तो ई किसके इक्वल आ जाएगा, ई हो जाएगा आपका पी नोट ई नोट प्लस में P1 E1। अब भाई है क्या ये एनर्जी, आप कैसे निकालोगे, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर है, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक के बारे में बात की है नहीं की है, मतलब हमें सिमेट्रिक ही लेके चलना है। अगर आपको सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक के बारे में बात ना करें तो आपको सिमेट्रिक ही लेना है। तो ई एन आपका किसके इक्वल होता है भाई, दैट इज n+1/2 h क्रॉस ओमेगा। तो E0 किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 1/2 h क्रॉस ओमेगा। E1 किसके इक्वल हो जाएगा भाई आपका 1/2 मीन्स 3/2 h क्रॉस ओमेगा। वैल्यू पुट करो, ये आया था 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 h क्रॉस ओमेगा, ये आया था आपका 3/4 मल्टीप्लाई में 3/2 h क्रॉस ओमेगा। ये हो गया 1/8 h क्रॉस ओमेगा, ये हो गया भाई 9/8 h क्रॉस ओमेगा, ये हो गया भाई 10/8 h क्रॉस ओमेगा, मतलब 5/4 h क्रॉस ओमेगा। ऑप्शन में चले ऐसा है, यहाँ तो 5 है मतलब ये भी नहीं, यहाँ पर 2 है मतलब ये नहीं। तो एनर्जी के लिए आपका रिलेशन इसमें गलत दे रखा है। अगर एनर्जी में पूछ ले तो आपको एनर्जी ऐसे निकालनी है, एनर्जी आपको ऐसे निकालनी है, मतलब इस तरीके से आपको एनर्जी निकालनी है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनर्जी आपसे पूछेगा तो, ठीक है, समझ में आया? तो भाई कोई डाउट है फिर कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। आपको कोई डाउट है कमेंट कीजिए, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन कौन सा था भैया आपका, क्वेश्चन आपका कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 कीजिए क्वेश्चन। A particle है in a given potential field which is v of x is equal to half m omega square x square, 4x is greater than 0 and infinite 4x is less than equal to 0. The allowed energy of this particle n by 2 n plus 1 by 2 h cross omega, 2n plus 3 by 2 h cross omega and 2n plus 1 by 2 h cross omega and n plus 3 by 2 h cross omega। ये आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं और पोटेंशियल ये दे रखा। भैया फटाफट बता दीजिए। देखो भैया ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है मतलब। तो आपको पोटेंशियल देखती है आंसर पता लग गया होगा, ठीक है। तो अब फटाफट कीजिए भाई, इसको जल्दी फटाफट कीजिए।
हो गया होगा, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन तो था नहीं। ये गेट का क्वेश्चन, अभी गेट में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, गेट में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मतलब एक नंबर का क्वेश्चन भी है तो एक नंबर तो बहुत वेटेज रखता है गेट में। और गेट में अगर आप अच्छा स्कोर करते हो, गेट में अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो DRDO में डायरेक्ट साइंटिस्ट की आपके बहुत ज़्यादा चांस है, BARC में डायरेक्ट साइंटिस्ट की आपके बहुत ज़्यादा चांस है। तो गेट को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, बहुत ही अच्छा एग्जाम होता है। और एग्जाम अगर आप और कुछ नहीं करोगे, अच्छे रैंक लेके आओगे तो IIT से PhD तो मिल ही जाएगी। फेलोशिप तो वही 31,000 रुपये है, फेलोशिप तो वही है पूरी, फेलोशिप का तो कोई इशू है ही नहीं। तो गेट आपके लिए बहुत मैटर करता है भाई। चलो भाई देखो, इसने कहा भाई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कब जब x इज ग्रेटर देन 0 और इनफाइनाइट कब जब x इज लेस देन 0 है। तो ये पोटेंशियल किस चीज का भाई, ये पोटेंशियल किस चीज का, ये पोटेंशियल है भाई आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर का। किस चीज का, हार्मोनिक ऑसिलेटर का। ओके, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में तो हमने तो ऐसा पढ़ा था, पोटेंशियल भी यही होता था V ऑफ x इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, बट वो कहाँ से, ऐसे होता था, मतलब लेस देन 0 के लिए भी और ग्रेटर देन 0 के लिए भी। अब इसने क्या कह दिया, अब इसने क्या कह दिया भाई आपका पोटेंशियल सही है, पोटेंशियल वही है, बट वो कब है, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, और लेस देन 0 के लिए क्या है, इनफाइनाइट है, लेस देन 0 के लिए इनफाइनाइट है। तो मतलब अब आपका कुछ ऐसा बनेगा, अब आपका कुछ आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, ये x इज ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव वाला है, और लेस देन 0 के लिए क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या बोलेंगे भाई इसको, एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर या हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, जैसा भी आपको अच्छा लगे। बुक में ऐसा लिखा होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब समझने के वजह से। ठीक है, ये वैसे इसका प्रॉपर नाम एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ठीक है, तो जब हमारा सिमेट्रिक था तो एनर्जी किसके इक्वल आती थी, n+1/2 H क्रॉस ओमेगा। अब क्या है भाई आपका एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक के केस में इन एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, HO लिख देता हूँ हार्मोनिक ऑसिलेटर, एनर्जी आपकी हो जाएगी दैट इज 2n+3/2 H क्रॉस ओमेगा। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम रह गया, En इज इक्वल टू 2n+3/2 H क्रॉस ओमेगा। तो ऑप्शन में चलिए भाई, ऑप्शन में चलिए, ऑप्शन में देखो n+1/2 सिमेट्री के लिए होगा, ये इसके लिए नहीं होगा, 2n+3/2 H क्रॉस ओमेगा ये होगा। तो एसिमेट्री के लिए क्या रहेगा भाई, 2n+3/2 H क्रॉस ओमेगा, मेरे साथ 2-3 बार बोलिए, 2n+3/2 H क्रॉस ओमेगा, 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 2n+3/2 H क्रॉस ओमेगा। भाई जितनी बार बोलोगे उसको याद हो जाएगा आपको, फिर याद होगा, फिर कभी नहीं भूलने वाला। 2n+3/2 H क्रॉस ओमेगा किसके लिए, एसिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर, किसके लिए, सिमेट्रिक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। n+1/2 आपका H क्रॉस ओमेगा हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, n+1/2 H क्रॉस ओमेगा आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। और एसिमेट्रिक के लिए पूछे तो 2n+3/2 H क्रॉस ओमेगा, क्या पूछे तो 2n+3/2 H क्रॉस ओमेगा। बस आपको ये याद रखना, सिंपल सा रट्टा लगा लो भाई, बोलना नहीं है किसी भी कीमत पे, भूल गए तो मामला बिगड़ जाएगा सारा, बता रहा हूँ मैं पहले ही। तो भाई आगे चलते हैं, ये देखो भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की नंबरिंग दीजिए,
23rd हो गया था, ये क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, 23rd के बाद क्या नंबर आता है, 24। 23rd ही था ना लास्ट क्वेश्चन, देखो 24 क्वेश्चन आ गया अपना। ऐसे ही चलता रहेगा, हो जाएंगे 1000 तक आराम से, धीरे धीरे ऐसे ही। बस कंटिन्यूटी में बने रहना चाहिए, कंटिन्यूटी में रखेंगे तो क्वेश्चन भी हो जाएंगे डेफिनेटली। कीजिए भाई। Which of the following valid normalized wave function in 1D infinite potential value of width L centered at x is equal to 0? ओके, क्या पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। क्या कहा भाई, आपका 1D पोटेंशियल वैल है, उसकी विड्थ L है, उसका वेव फंक्शन बता दीजिए। और क्या पूछा, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन पूछा है, वेव फंक्शन नहीं, नॉर्मलाइज। ठीक है, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन पूछा और 4 ऑप्शन दे दीजिए, देख के ही बता दो, इसको तो सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया उसको आंसर समझ में आ गया, बस नॉर्मलाइज करने की जरूरत है ही नहीं। हो जाएगा। अरे भाई देखो, इसने कहा 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल, 1D इनफाइनाइट पोटेंशियल वैल, ठीक है, मतलब यहाँ भी इनफाइनाइट है, यहाँ भी इनफाइनाइट है, जिसकी विड्थ L है, L विड्थ L है, ठीक है। बट यहाँ उसने एक कमाल की बात की, सेंटर्ड एट x इज इक्वल टू 0 पे, मतलब इसका जो सेंटर है, आपका जो ये पोटेंशियल वैल है, इसका जो सेंटर बनेगा वो कहाँ पर है, वो x इज इक्वल टू 0 पे, मतलब यहाँ पर हमें बात करूँ तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, -L/2 होगा, और यहाँ पर L/2 होगा, यहाँ पर -L/2 और यहाँ पर L/2। अगर सेंटर्ड आपका 0 पे नहीं होता तो हम ऐसे लेते, 0 से L लेते, लेकिन यहाँ मैं 0 ले लूंगा तो यहाँ पर L/2 हो गया ना सेंटर पे, तो सेंटर पे L/2 हो गया, तो ये केस तो आपका वैलिड नहीं है, ये केस तो आपका वैलिड नहीं है। तो ये क्या है भाई, ये केस आपका वैलिड है जब आपका नेगेटिव पे भी पोटेंशियल वही है, पॉजिटिव पे भी पोटेंशियल वही है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ v ऑफ x इज इक्वल टू v ऑफ -x, ठीक है। तो मतलब ये केस आपका किसका बन गया है, सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल का, किसका बन गया, सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, ठीक है भाई। जब आपका सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल होता है, मतलब सिमेट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है, सिमेट्रिक पोटेंशियल होता है तो उसमें आपका पैरिटी एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। जब पैरिटी एग्जिस्ट करेगी तो डेफिनेटली आपका दो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, एक सॉल्यूशन आपका इवन होगा, एक सॉल्यूशन आपका ऑड होगा। तो वे सॉल्यूशन क्या थे भाई, वे सॉल्यूशन क्या थे, साई एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 बाय लेंथ, 2 बाय एल है, cos of n pi x by l and psi n of x is equal to 2 by l sin of n pi x by l। तो यहाँ पर n आपका क्या है भाई, यहाँ पर n आपका क्या है, यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर n है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऐसे। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भाई, n आपका क्या है, यहाँ पर n है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, ऐसे है। ये आपका नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, ये आपका नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है। तो ऑप्शन में चले, दो दे रखा है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव फंक्शन दे रखा है, तो इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मलाइज। अगर आप इसको आगे देखोगे, यहाँ पर आपका 2 बाय एल अंडर रूट में आना था, यहाँ पर 2 बाय एल अंडर रूट में आना था, यहाँ पर 2 बाय एल है, तो मतलब ये नॉर्मलाइज नहीं है। इसने ये आपका वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है, लेकिन किसके लिए कहा, ऑड वैल्यू ऑफ एन, ऑड वैल्यू ऑफ एन के लिए आपका क्या आ रहा है, देखो 1 3 5 के लिए क्या आ रहा है, cos का सॉल्यूशन आ रहा है, ये आपका 2 4 6 8 के लिए। अगर यहाँ पर इवन वैल्यू ऑफ एन आता है नहीं, या ऑड की जगह इवन वैल्यू ऑफ एन बोलता है, तो ये ऑप्शन आपका सही था। लेकिन इसने किसके लिए पूछा, ऑड वैल्यू ऑफ एन के लिए पूछा, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है।
अब इसको देखिए भाई, 2/l की पावर 1/2 मतलब अंडर रूट हो गया cos n पाई बाई एक्स, cos n पाई बाई एक्स फॉर ऑड वैल्यू ऑफ n, फॉर ऑड वैल्यू ऑफ n यहाँ पर चले बिल्कुल एग्जैक्ट वो, वहां पर मैंने इसको ऐसे लिख दिया अंडर रूट में, वो ऐसे लिख रहा है, दोनों बात तो एक ही है ना, n पाई x बाई l। तो ऑप्शन क्या हो गया भाई आपका, ऑप्शन सी आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा घुमा के पूछा, यहाँ पर अंडर रूट आता तो ये ऑप्शन सही था, अदरवाइज ये ऑप्शन आपका गलत है, ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, यहाँ ये ऑप्शन सही क्यों था, क्योंकि यहाँ पर 1 की वैल्यू दे रखी है, आपका ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन दे रखा है, तो आपको ओड और इवन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2/l की जगह क्या आता, अंडर रूट 2/l आता, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत है। तो आपको बस हल्का सा, आपको बिल्कुल हल्का सा दिमाग यूज करना है, हल्की सी कॉमन सेंस यूज करनी है, और आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑप्शन कब गलत है, जब ऑड वैल्यू ऑफ n के लिए पूछा जाए, और ठीक कब होगा, जब ये आपका इवन वैल्यू ऑफ n बोला जाए, इवन वैल्यू ऑफ n बोला जाए। ठीक है, समझ में आ गया भाई, समझ में आया या नहीं आया, अगर आए तो गुड, नहीं आए तो कमेंट कर दीजिए, आपके पास ऑप्शन है, घबराना बिल्कुल नहीं है, चिल करना भी, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ठीक है, आगे चलते आगे चलते, ये लो भाई, उससे आसान क्वेश्चन आ गया। ए पार्टिकल इज कन्फाइंड बिटवीन जीरो से एल, ओके ये जीरो से एल है, इन वन डायमेंशन है, ठीक है। इफ द पार्टिकल इज इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ओके ठीक है। फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताए जहां पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। अरे बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया इसने, ये तो क्या कहा भाई, आपका पार्टिकल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, मान लिया भाई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, जीरो से एल है, जीरो से एल उसकी लेंथ है भाई, मान लिया जिस उसमें बॉक्स में है, और 1D बॉक्स है वो भी हमने मान लिया। फिर उसने कहा भाई वो पॉइंट बताए जहां पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। जस्ट लाइक भाई आप पूछो अभी उस बंदे की प्रोबेबिलिटी कहाँ होगी, भाई वो बंदा डेफिनेटली वहां मिलेगा। होते हैं ना कुछ बंदे आपके सर्टेन उसमें एनवायरमेंट में आपके नोन होंगे, भाई इस बंदे के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, भाई आप ऐसा करो बाहर रुक जाओ, वो 5 मिनट में वही आ जाएगा। वही आपका इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्या पूछा है, L/6 पूछा है, L/2 पूछा है, L/3 पूछा है, L/4 एंड L3L/4, ये आपको ऑप्शन दिए हुए, इनमें से आपका बताए पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ ज्यादा है, इनमें से आप बताए भी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 25 होगा ना, क्वेश्चन नंबर 25 होगा ना, या क्वेश्चन नंबर 25, तो बता दीजिए भाई। 1 मिनट का क्वेश्चन, बिल्कुल 1 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन लगेगा ही नहीं कुछ। हो जाएगा, चलो हिंट देता हूँ, प्रोबेबिलिटी कर्व से देख लीजिए, 1 मिनट में सॉल्यूशन आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी कर्व क्या होती है, ग्राउंड स्टेट की कुछ ऐसी होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की कुछ ऐसी होगी, मतलब 0 से L है, तो ये क्या होगा, L/2 होगा डेफिनेटली, इक्वल होगा। ऐसा तो नहीं भी एक पोर्शन ज्यादा हो जाए दूसरा पोर्शन कम हो जाए, ऐसा नहीं होता कभी भी। अब जैसे हम बात करें इसकी, तो मैक्सिमम इसका यहाँ पर है, दैट इज यहाँ पर मैक्सिमम इस पॉइंट पे, ये पॉइंट आपका कहाँ है, L/2 पे। अब ये मिनिमम कहाँ है भाई, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, ये मिनिमम है। मैक्सिमम कहाँ है इसकी, मैक्सिमम यहाँ है, मैक्सिमम कहाँ है इसकी, मैक्सिमम यहाँ है। 0 से L का हाफ कितना हो जाए, दैट इज L/4, ये आपका L/2 से L का हाफ क्या हो जाए, 3L/4। इन दो पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, तो L/4 आंसर कितना हो जाए, L/4 एंड 3L/4, ये आपका ऑप्शन रहेगा। कभी भी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कभी भी पूछे या प्रोबेबिलिटी पूछे, आप किससे सोल्व करोगे, प्रोबेबिलिटी कर्व से सोल्व करोगे। किससे सोल्व करोगे, प्रोबेबिलिटी कर्व से सोल्व करोगे। ठीक है, किससे सोल्व करोगे, प्रोबेबिलिटी कर्व से सोल्व करोगे।
प्लस में मैंने ये बताया था, बड़ा ही आसान तरीका है, मतलब जबरदस्त वे से बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं भाई, आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है, इंटीग्रेशन करेंगे तो फंस जाएंगे, तो इंटीग्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्वेश्चन सोल्व करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं इसमें, आपको प्रोबेबिलिटी कर्व से क्वेश्चन सोल्व करना था। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चले, उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जीरो से एल का, जीरो से एल वाले का उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। If the particle is in the lowest then probability of finding particle 0 से L by 4। ओके, अब इसने कहा भाई पार्टिकल आपके लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में है, क्या करें, 0 से L by 4 के बीच में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 कर देते हैं इसको। ठीक है, बता दीजिए भाई। अब इंटीग्रेशन सोल्व करोगे ऐसे कीजिए, 0 से L by 4 लिखिए, इंटीग्रेशन सोल्व कीजिए, इंटीग्रेशन से सोल्व हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर भी आ जाएगा। आई नो दैट। 0 से L by 4 मतलब 1/4 रहेगा आपका, आपका ये आपका इतने एरिया में, ये L by 2 आपका यहाँ है, इतने एरिया में, इतने एरिया में 0 से L by 4 के बीच में, 0 से L by 4 के बीच में आपका इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी पूछा। सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट करके दिखा दीजिए, फटाफट, बिल्कुल 1 मिनट में प्रोबेबिलिटी कर्व से निकालिए। ग्राउंड स्टेट के लिए पूछा है इसने, लोएस्ट एनर्जी स्टेट क्या होती है, ग्राउंड स्टेट होती है, मतलब सबसे नीचे वाले ग्राउंड स्टेट होती है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट की आपको निकालना है, ग्राउंड स्टेट का आपका प्रोबेबिलिटी कर्व आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन हो जाएगा। भाई अगर आप अनअकैडमी से प्लस सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हो तो ये कोड यूज कर लेना, NRJ10। ठीक है, NRJ10 कोड यूज कर लेना, 10% ऑफ मिल जाएगा आपको। हो गया भाई? अरे इतनी देर का क्वेश्चन है ही नहीं, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन, थोड़ी थोड़ी देर के क्वेश्चन लेके आया हूँ ना, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन लेके नहीं आया। चलो देखो भाई, मैंने क्या कहा था, पार्टिकल बॉक्स है, 0 से L है, ये है अभी 0 से L। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट के लिए प्रोबेबिलिटी करो क्या होता है, ये होगा, मतलब ये इक्वल बनाया मैंने जस्ट लाइक ए क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये आपका 0 है, ये L है, ये मैक्सिमम कहाँ पर L by 2 पे, तो L by 2 से ये वाला जो पोर्शन है भाई, ये वाला पोर्शन यहाँ भी 50% है और यहाँ भी आपका 50% है, यहाँ भी आपका 50% है। दो तरीके हैं भाई, जैसे आपका 0 से L व्यू फंक्शन लिखोगे 2/L साइन पाई x बाय L हो जाएगा आपका ग्राउंड स्टेट का, इंटीग्रेशन कर दीजिए 2/L साइन स्क्वायर पाई x L बाय dx, आप इंटीग्रेशन से एग्जैक्टली आंसर निकाल लोगे। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं, मुझे आराम से निकाल लोगे। बट इसने कहाँ से पूछा, 0 से L by 4 के बीच में पूछा, 0 से L by 4 के बीच में पूछा। ओके, तो मतलब आपको इंटीग्रेशन निकालने की भी जरूरत नहीं है, जब 50% आपका इधर है 50% इधर है, तो ये आपका इसका हाफ मैं करूँगा तो कुछ ऐसा हाफ बनेगा भाई, मतलब कहीं यहाँ बनेगा, ये भी आपका L by 4 हो गया और ये भी आपका L by 4 हो गया, तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, एग्जैक्टली आप देखोगे L by 4 आपका ये बनेगा।
जब ये टोटल 50% है तो वही बाकी का जो ये एरिया ये आपका L/4 है, जिसमें हमें पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जब L/4 ये है, ये लेंथ L/4 है, जिसका एरिया मैंने ग्रीन पेन से कवर कर दिया, वो कर दिया, फिल कर दिया, ये एरिया हो गया भाई L/4। ठीक है। और बात करें हम बाकी का एरिया, जो ये आपका जो लेवेंडर कलर से मैं कर रहा हूँ, बाकी का एरिया ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये ग्रीन वाला एरिया ज्यादा है, ये बाकी जो दूसरे कलर से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला एरिया ज्यादा है, तो डेफिनेटली दूसरे कलर वाला लेवेंडर कलर वाला एरिया ज्यादा है। लेंथ दोनों की सेम है, दैट इज L/4। तो आपका भाई एक बात बताओ, जिसका एरिया ज्यादा है वहां पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा होगी या कम होगी? जहाँ एरिया ज्यादा वही पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। तो बाय रूल तो यहाँ 50% ही थी। अगर इक्वल इक्वल भी होंगे तो 25% दोनों में होगी। 25% मतलब 1/4 एंड 1/4। ठीक है, इसमें भी 1/4 होगी और इसमें भी आपकी 1/4 होगी, बाय रूल हम चले। लेकिन मैंने देखा भाई, 0 से L/4 के बीच में एरिया कम है, L/4 से L/2 के बीच में एरिया ज्यादा, मतलब 1/4 समथिंग होगा, यहाँ पर x होगा, कुछ भी हुआ भाई, वो वैल्यू आपकी कुछ भी हुई, लेकिन यहाँ पर -x होगा, तभी तो इक्वल होंगे। तो आपका इस एरिया में 1/4 से भी कम वैल्यू होगी, तो ऑप्शन में चलो। तो यह 1/4 तो आपकी होनी है ही नहीं, 1/4 में कुछ ऐड हो नहीं सकता, 1/2 आपका मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपका पूरा ही बन रहा है 1/4। 0 से L/2 के बीच में 1/4 बनेगा, दोनों, सॉरी 1/2 कब बनेगा भाई, 1/2 कब बनेगा, ये है, देखो ये है आपका करो। तो 1/2 तो 0 से L/2 के बीच में बन रहा है ना, 1/2 तो 0 से L/2 के बीच में बन रहा है, लेकिन इसने कहा पूछा 0 से L/4 के बीच में पूछा है, तो 1/4 तो आइडियली बनना चाहिए, दोनों एरिया इक्वल हो, तो मतलब 1/4 नहीं होगा। जब 1/4 नहीं होता, ज्यादा क्वांटिटी कहाँ से आ जाएगी इस एरिया में, ज्यादा क्वांटिटी नहीं आएगी, तो आपकी कम ही क्वांटिटी आएगी। जरूरी नहीं आपको एग्जैक्ट आंसर ही निकालना, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर भी चलते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अभी आपके चलेंगे। ठीक है, तो ये आपका 1/4 माइनस 1/2 आपका आ जाए। एरिया थोड़ा तो उस एरिया में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम ही होगी, ज्यादा कभी भी नहीं हो सकती, ये बात आपको प्रोबेबिलिटी कर्व से निकालोगे सही है, इंटीग्रेशन से निकालोगे फंस जाओगे, इंटीग्रेशन में लिमिट पुट करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन सही कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बहुत सारी कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी और इंटीग्रेशन में लंबा भी पड़ेगा काफी क्वेश्चन निकालने में। इंटीग्रेशन आपका काफी आपको वो पड़ेगा भी क्वेश्चन निकालने में, काफी आपका है वो। अब ऐसे पूरा क्वेश्चन हम इंटीग्रेशन से सोल्व करेंगे तो हम फंस जाएंगे ना, पूरा क्वेश्चन हम इंटीग्रेशन से सोल्व करेंगे तो हम फंस जाएंगे, तो इसलिए इंटीग्रेशन से हमें बचना है। तो ये एक ट्रिक का है भाई, आप प्रोबेबिलिटी कर्व से निकाल सकते हो। तो आगे चलते हैं भाई, आई होप समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं भाई। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको क्लासिकल में भी बहुत पूछा गया है, वन डी हार्मोनिक ऑसिलेटर carrying a charge -q placed in a uniform electric field E along positive x-axis, the positive x-axis है भैया, the corresponding Hamiltonian is, हैमिल्टोनियन आपको दे रखा है, फटाफट लिख के बता दीजिए भाई, 1 मिनट का क्वेश्चन है, देखो इसमें कुछ मत करो, इसमें फटाफट आंसर बता दीजिए।
भाई देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हैमिल्टोनियन क्या होता है। हैमिल्टोनियन होता है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑपरेट होता है क्वांटम मैकेनिक्स में माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में पोटेंशियल। ये पोटेंशियल आपका क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हार्मोनिक ऑसिलेटर है। ऑप्शन में चलोगे, ये माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m प्लस में हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर प्लस में हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए प्लस है, मतलब ये आपका ये ऑप्शन माइनस साइन ही है ना आगे, मैंने कहने का मतलब ये। तो ये ऑप्शन तो आपके दो गलत हो गए, मतलब 50% तो आप करेक्ट हो गए। अब क्या होता है, जब आपके पास जो चार्ज पार्टिकल है ये आपका हो गया, अगर आपका चार्ज पार्टिकल ओनली क्यू है तो आपका हो जाए क्यू एक्स। अगर आपका इलेक्ट्रॉन है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है तो माइनस क्या हुई एक्स हो जाए। लेकिन इसने तो क्वेश्चन में खुद ही माइनस क्या बोल रखा है, इसमें तो क्वेश्चन में खुद ही माइनस क्या बोल रखा है। तो जब क्यू था तो प्लस आता था, माइनस क्यू बोल दिया तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अभी अब क्या हुआ, माइनस क्या हुआ। तो अगर इलेक्ट्रॉन बोले तो आपको माइनस ऑलरेडी लेना है, प्रोटॉन बोले तो प्लस लेना है। यहाँ पर अगर क्यू बोले तो आपको प्लस वाला चूज करना, माइनस क्यू बोल दिया तो क्या करना है, डेफिनेटली माइनस वाला चूज करोगे। क्लासिकल में बहुत आता है क्वेश्चन, क्लासिकल में बहुत आता है, आपका सिंपल बी ऑप्शन हो जाए। आपको याद करना है ये बात। पोटेंशियल में आपका जो वो पोटेंशियल बनेगा वो आपको सिंपल चार्ज का अगर पॉजिटिव साइन तो ऐड कर दो, नेगेटिव साइन है तो आप सब्सट्रैक्ट कर दो, कुछ नहीं करोगे। ठीक है, सिंपल सा रहेगा। आगे चलते भाई। क्वेश्चन नंबर 28 KGB. A particle of mass m is confined in a gas of 1D box extending from minus 2L to 2L. The wave function of particle is psi naught cos of pi x by 4L. The normalized factor of psi naught of this. अरे ये तो यार नॉर्मलाइज पूछा, बस 1 मिनट में बता दो। लेंथ ये है, लेंथ देख लो एक बार। अब तो ये क्वेश्चन 1 मिनट का ही है भाई। देखो तरीका तो ये है, तरीका तो ये है, आप साइन नोट का स्केयर रख लीजिए, आपके -2L से 2L रखिए, कोस पाई एक्स बाय 4L हो जाएगा, इंटू में कोस और पाई एक्स बाय 4L हो गया, एन डी एक्स मतलब -2L से 2L कोस स्केयर पाई एक्स बाय 4L डी एक्स। ऐसे आप सोल्व कीजिए, तरीका तो ये है। और जो आपकी वैल्यू आएगी, जो आपकी ये आपका 1 होना चाहिए, जो वैल्यू आएगी वो आपका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होगा, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होगा। बट मैंने पहले ही बताया पार्टिकल बॉक्स में इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालने के लिए। तो फटाफट बता दीजिए क्या करना पड़ेगा भाई, फटाफट बता दीजिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी बताइए भाई। अरे पार्टिकल बॉक्स में बताया तो है, नॉर्मलाइजेशन 2/लेंथ आपका आगे जो भी वेव फंक्शन है। तो 2/लेंथ, लेंथ कितनी है 4/L है, तो यह आ जाए 2/4L। कैंसिल कर दीजिए 1/2L। देखो कहीं ना कहीं 1/2L है, ये तो होगा नहीं, यहाँ पर 1/4L नहीं होगी, ये आ गया। बस इतना सा था भाई। आपको पार्टिकल बॉक्स का वेव फंक्शन याद हो जाना चाहिए। आगे ये आता है 2/लेंथ, मैं जनरलाइज ही कर देता हूँ साई एन ऑफ एक्स। अगर आपका अगर आपका सिमेट्रिक पोटेंशियल जस्ट लाइक दिस -2L से 2L है, सिमेट्रिक पोटेंशियल है, तो ये आ जाएगा कोस ऑफ n पाई x बाय लेंथ, दैट इज n इज इक्वल टू 1 3 5 ऐसे, एंड साइन n ऑफ x इज इक्वल टू 2/लेंथ, लेंथ जो भी लेंथ है, साइन ऑफ n पाई x बाय लेंथ, n हो जाएगा आपका 2 4 6। अगर आपका ये कब है, ये कब है, ये है आपका जब सिमेट्रिक पोटेंशियल है, जस्ट लाइक आपका एक माइनस एंड पे, एक आपका पॉजिटिव प्लस एंड पे। अगर आपका सिमेट्रिक पोटेंशियल नहीं है, मान लो ऐसे 0 से 4L हो, या 0 से L हो, या 0 से 2L हो, या 0 से आपका 3L हो, जब आप क्या करोगे, मतलब आपका इस तरह का वेव फंक्शन, मतलब एसिमेट्रिक पोटेंशियल की हम बात करें, एसिमेट्रिक पोटेंशियल की हम बात करें, तब साई एन ऑफ एक्स हो जाएगा, तब साई एन ऑफ एक्स हो जाएगा 2/लेंथ साइन ऑफ n पाई x बाय लेंथ। और n आपका क्या रहेगा 1 2 3 4 5 ऐसे आपका n चलता रहेगा।
सिंपल सा आपको ऐसा ही करना है, सिंपल सा आपको ऐसा ही करना है और कुछ नहीं करना। तो भाई अब देखिए ये पेन एन पाई एक्स बाई लेंथ, तो यहाँ पर आपका 2 बाई लेंथ मतलब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2/4 एल, एंड यहाँ पर भी आपका 4 एल, तो ये 1/2 एल बच जाएगा, 1/2 एल बच जाएगा, जो आपका ऑप्शन ठीक है। बस इतना सा क्वेश्चन था, पार्टिकल बॉक्स में नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं है, कहीं इंटीग्रेशन के चक्कर में जाओ। आगे देखिए भाई, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाल दीजिए, एनर्जी निकालिए जो आपको ये वेव फंक्शन दिया हुआ है, ये वेव फंक्शन दिया हुआ है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी बता दीजिए। ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन है, ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन है, तो एनर्जी आइगन वैल्यू किसकी इक्वल होती है, एनर्जी आइगन वैल्यू किसके इक्वल होती है, दैट इज ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m लेंथ का स्क्वायर। मतलब अब ग्राउंड स्टेट की पूछे तो E1 हो जाएगा, दैट इज पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइड बाई 2m 4l का स्क्वायर, मतलब पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय ये हो जाए 16 32m l स्क्वायर। तो देखो कहीं ना कहीं ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 29 था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 था, ठीक है। अगर 2l होती तो फिर हो जाता पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m 2l स्क्वायर, मतलब पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय 4m स्क्वायर एम एल स्क्वायर। अगर 1l होती मतलब l होती तो फिर होता पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m l स्क्वायर। ये l का स्क्वायर नहीं होता, ये लेंथ का स्क्वायर होता है, लेंथ आपकी कुछ भी हो, लेंथ आपकी कुछ भी हो। 3l होती तो पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय 18m l स्क्वायर, ये ऐसे हो जाता है, लेंथ का जो भी स्क्वायर है उसका स्क्वायर कर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 30 है भाई, क्वेश्चन नंबर 30। अब उसी क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड वैल्यू पी स्क्वायर और निकाल दीजिए, मतलब वेव फंक्शन आपका ये है 1/2l cos ऑफ पाई एक्स बाय 4l। अब इसके रिगार्डिंग आप ये निकालिए, इसके रिगार्डिंग ये निकालिए। एक्सपेक्टेड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालेंगे साई पी स्क्वायर साई विच मीन्स माइनस एच क्रॉस स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा, cos ऑफ पाई एक्स बाय 4l एंड करली बाय करली एक्स स्क्वायर cos ऑफ पाई एक्स स्क्वायर बाय 4l, और आपका यहाँ पर क्या रहेगा, दैट इज 1/2l, और यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज dx। ये तरीका आपने देखा होगा भाई, ये तरीका आपने देखा होगा। मैंने कहा हमें इंटीग्रेशन से बचना है, मैं बार बार कह रहा हूँ भाई हमें इंटीग्रेशन से बचना है एट एनी कॉस्ट, इंटीग्रेशन हमें करना नहीं है। तो एक रिलेशन हमने पढ़ा हुआ, अगर पोटेंशियल आपका जीरो है, अगर पोटेंशियल आपका जीरो तो एनर्जी किसके इक्वल होती है, पी स्क्वायर बाय 2m। इस क्वेश्चन में भी देखिए पोटेंशियल आपका जीरो है, तो पी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, अभी पी स्क्वायर किसके इक्वल है 2m ई। अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात करोगे तो ई किसके इक्वल है, इस केस में ई किसके इक्वल है, दैट इज पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय 32m l स्क्वायर, तो आपका 2m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैंसिल हो गया, तो किसके इक्वल आ गया पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर बाय 16l स्क्वायर। ऑप्शन में चले, है कोई ऐसा ऑप्शन, है भाई कोई ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन सी आपको गिवन, ऑप्शन सी आपको गिवन। तो ये भी कुछ क्वेश्चन थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर भाई आपको पसंद आए, अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ताकि आपको और वीडियो मिलती रहे, ताकि आपको और वीडियो मिलती रहे। एग्जैक्टली 1000 क्वेश्चन करवाए जाएंगे अभी आपको, ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये सारे क्वेश्चन गेट के थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ठीक है, सभी क्वेश्चन गेट के थे। तो भाई प्लीज़ शेयर जरूर कर दिया करो, शेयर जरूर कर दिया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिले। अगर आपको अनअकैडमी से प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए भाई, आप लिमिटेड टाइम में अपना कोर्स पढ़ना चाहते हो, लिमिटेड टाइम में अपना कोर्स पढ़ना चाहते हो, तो ये कोड यूज कर लेना NRJ10, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा बात भी, मान लो जो बच्चों के पास बिल्कुल नहीं है तो वो स्पेशल क्लास जरूर ले, स्पेशल क्लास जरूर ले अनअकैडमी से, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता। मेरा नाम सर्च करना NEERAJ नीरज बंगड़ुआ BANGRUWA, ठीक है, मेरी प्रोफाइल आएगी, उसको फॉलो करना, क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। कल की क्लास का शेड्यूल मैंने बता दिया, 6 PM पे है, पॉजिटिव फीडबैक ओपैम पढ़ेंगे, ठीक है, ओपैम हमने करवा दिया, अभी बहुत सारी क्लास वहाँ पर अभी अवेलेबल है,
80 के नियर अबाउट क्लास अवेलेबल है, तो आप वे सारी क्लास देख लीजिए जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक करवाए हैं, तो जो आपके एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो हम एग्जाम के उससे देखेंगे तो वे आपके लिए आप जाए आराम से देखें, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आया तो भाई ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू। आज स्लाइड में लगाना भूल गया तो इसलिए ये वाला थैंक्स लिख दिया। तो थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं आपको कल। बाय बाय।